नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की तिजोरी पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि लगभग हर 2-3 महीने में भूपेश सरकार को कुछ न कुछ कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो भूपेश सरकार ने अब तक 30,000 करोड़ से अधिक का ऋण ले लिया है और किसी भी राज्य के लिए विकास तभी संभव है जब उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, राज्य अपने मद से साधन संसाधन जुटाने में सक्षम हो। मगर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की कहानी कुछ दूसरी है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी है कि सरकार औसतन हर महीने लगभग 1,000 करोड़ रुपए कर्ज ले रही है, जिससे राज्य का कर्ज का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो राज्य की भूपेश सरकार ने नवंबर 2020 की स्थिति में कुल 30,632 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है और साल 2019-20 में कर्ज के ब्याज के रूप में 4,225 करोड़ रुपए अदा भी कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना काल के दौरान कर्ज पर कर्ज लेने की जगह एस्टेब्लिशमेंट पर होने वाले खर्च पर क्या कटौती करेगी सरकार, या फिर प्रदेश के विकास के लिए राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जाएगा। हालांकि ये सही है कि जब राज्य में विकास की दर बढ़ती है तो कर्ज का बोझ भी उसी अनुपात से बढ़ता है। बहरहाल चर्चा आज कर्ज के मर्ज के इसी मुद्दे पर। तो अब बात अगर नए वित्तीय वर्ष की करें तो राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में 18,000 करोड़ रुपए ऋण लेने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर सूबे के वरिष्ठ और प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि केंद्र हमारा पैसा रोक रही है, ऐसे में हमें खर्च करने के लिए ऋण लेना पड़ेगा। अब केंद्र के कारण राज्य कर्ज ले रहा है या फिर वित्तीय प्रबंधन में कुछ कमी है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। पर इसके बीच बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लगभग हर तिमाही सरकार कर्ज लेने को मजबूर हो रही है। विपक्ष इसे भूपेश सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन बता रहा है तो भूपेश सरकार इसकी वजह केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ प्रदेश की उपेक्षा और गरीब मजदूरों व किसानों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही न्याय योजनाओं के लिए जरूरी बता रही है। चर्चा को विस्तार दें उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार का कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि हर तिमाही सरकार कर्ज लेने को मजबूर रही है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो भूपेश सरकार ने अब तक 30,000 करोड़ से अधिक का ऋण लिया है और अब नए वित्तीय वर्ष के लिए 18,000 करोड़ का ऋण प्रस्तावित किया है। विपक्ष इसे भूपेश सरकार की आर्थिक कुप्रबंधन बता रही है तो भूपेश सरकार इसकी वजह केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ प्रदेश की उपेक्षा और गरीब मजदूरों व किसानों के हित में प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही न्याय योजनाओं के लिए जरूरी बता रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो भूपेश सरकार को 41,695 करोड़ का रमन सरकार की ओर से मिला था। भूपेश सरकार ने 21 माह में 30,632 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। साल 2019-20 में राज्य को बतौर ब्याज 4,225 करोड़ रुपए चुकाना पड़ा। राज्य पर कुल कर्ज 66,968 करोड़ का है। केंद्र से राज्य को 13,440 करोड़ रुपए मिले। नई वित्तीय साल में राज्य सरकार ने 18,000 करोड़ कर्ज लेने का प्रस्ताव तैयार किया है। बहरहाल राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक कर्ज लेने के लिए जानकार सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून में बदलाव कर अपने जीएसडीपी का 5% तक कर्ज ले रही है, जो पूर्व में 3% निर्धारित था और इसके लिए राज्य सरकार कोरोना काल को जिम्मेदार मान रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के द्वारा भूपेश सरकार पर कर्ज लेकर राज्य को आर्थिक बदहाली की ओर ले जाने संबंधी लगाए गए आरोप पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कौन सी सरकार है जो कर्ज नहीं ले रही है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हम लगातार देख रहे हैं छत्तीसगढ़ कर्जे में जा रही है। हम लोग तो ऐसा कौन सा सरकार है जो कर्ज ना ले रही हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि केंद्र की सरकार सबको बेचने में लगे हैं, वो किस मुंह से आरोप लगाते हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में सरकार किस तरह से कर्ज के भंवर जाल से निकलकर
प्रदेश को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाने में कामयाब होती है, या विपक्ष के मुताबिक प्रदेश को और आर्थिक बदहाली की ओर ढकेल देगी। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी हैं। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। लखन चौधरी जी हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री, और अवधेश भार्गव वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए। चौधरी साहब और भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहले चौधरी साहब आपसे ही है, कहा जाता है कि जब राज्य सरकार कर्ज लेती है तो विकास दर तेजी से बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट भी होती है कितना और राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, एक जीडीपी का एक निर्धारित मापदंड होता है, उसके अनुसार कितना और कर्ज ले सकती है। चौधरी साहब, मेरी आवाज आ रही? हाँ, अभी आ रही है जी। चौधरी साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, हालांकि अर्थशास्त्रियों के अनुसार ही जो बात सामने आती है वो ये आती है कि जब कर्ज अगर कोई सरकार ज्यादा ले रही है तो मतलब वहां का विकास भी अच्छा खासा हो रहा, ऐसा एक गणित है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे हम जानना चाह रहे हैं कि एक जीडीपी का एक रेशियो होता है जिसके अनुसार कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो उसके अनुसार एक अनुपात के तहत ही कर्ज ले सकती है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार कितना और कर्ज ले सकती है जीडीपी के मुताबिक? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बहुत जायज सवाल है कि देखिए जी, ये लगता है तकनीकी कारणों से कि जो सीमा है वो जी आ रही है आवाज। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। आपको हाँ, जो कर्ज लेने की सीमा जो आपको रिवर्स आवाज सुनी जा रही है, जो तय की जाती है वो। चौधरी साहब, आपको रिवर्स आवाज जी सुनी जा रही है? बिल्कुल, हाँ, रिवर्स आ रहा है जी जी जी, रिवर्स एक बार चौधरी साहब, मैं फिर से अपने तकनीकी जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे बोलता हूं कि एक बार फिर से आपसे संपर्क करें, जिससे आप बेहतर तरह से अपनी बात रख सके। हम एक बार वर्मा जी के पास चलते। चौधरी जी, हम आपके पास फिर आ रहे हैं। वर्मा जी, ये लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है, लगातार कर्ज लेते जा रही है सरकार, और बात भी सही है, जितना उन्होंने 41,000 करोड़ 17 महीने में लिया, 2.5 साल में आपने करीब 30 से 35,000 कर्ज ले लिया। तो ये ठीक है, बहुत अच्छी है, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, राजीव गांधी न्याय योजना बहुत अच्छी है, गोबर खरीदी केंद्र बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब लगातार कर्ज लेते जाएंगे तो कब तक? एक लिमिट होती है, आगे क्या करेंगे वर्मा जी? त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से वित्तीय मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन जो है भूपेश बघेल सरकार की प्रमुख विशेषता है। जिस प्रकार से जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, यह भी सर्वविदित है त्रिपाठी जी कि जब 2003 में रमन सिंह की सरकार सत्ता में आई, उस समय कोई भी कर्जा नहीं था प्रदेश के ऊपर, सरप्लस फंड थे। लेकिन 15 साल के इनके शासनकाल में लगातार जो भी इनके द्वारा वादे किए गए थे, किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से, बेरोजगारों से, लगातार इनके द्वारा वादा खिलाफी की गई। 2003 के वादे पूरे नहीं हुए, 2008 के वादे, 2013 के वादे, जो इनका धान खरीदी के संदर्भ में हो या युवाओं से किए गए वादे हो, लगातार इनके द्वारा छला गया। और 15 साल के इनके शासन में छत्तीसगढ़ की जो पहचान थी वो एनीमिया, मलेरिया, कुपोषण, नक्सलवाद और गरीबी रेखा में नंबर 1, राष्ट्रीय औसत से दुगने त्रिपाठी जी। जब यहाँ जल, जंगल, जमीन, बिजली, पानी और सड़क तमाम संसाधन सरप्लस थे, उसके बाद ऐसा क्या कारण था कि आपने किसानों से किया हुआ वादा 2003 में 270 रुपए बोनस 5 साल नहीं दिए, 2008 में जो 300 बोनस 5 साल नहीं दिए, 2013 में त्रिपाठी जी जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2000 रुपया धान का समर्थन मूल्य घोषित किया, तो रमन सिंह जी ने जो किसानों का रुझान कांग्रेस की ओर न हो यह सोचकर 2100 समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस 2400 का वादा किया, लेकिन ये दिए कितना? 1470। ये अलग मुद्दा है वर्मा जी, मुद्दा यहाँ कर्ज को लेकर के है। आप वादा पूरा कर रहे हैं लेकिन राज्य कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है।
मैं वहीं पर आ रहा हूं त्रिपाठी जी, जो कांग्रेस सरकार ने कर्ज लिया उसके पीछे कारण क्या है? ये 41,000 करोड़ जो कर्ज छोड़ कर गए हैं उसके ब्याज की भरपाई भी भूपेश बघेल सरकार कर रही है। उसके बाद जो इनके कुशासन में लगातार वादा खिलाफी करने के कारण किसान कर्जों के बोझ में दबकर 3 से 4 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करने मजबूर हो रहे थे। हमने 9,000 करोड़ तो सहकारी बैंकों का कर्जा माफ किया, 5,000 करोड़ राष्ट्रीय बैंकों के जो विशुद्ध कृषि ऋण थे उनको माफ किया। उसके बाद जो डिफरेंस की राशि हमारे घोषणा पत्र में था त्रिपाठी जी, 2500 रुपए हम देंगे। एमएसपी और 2500 के बीच के डिफरेंस की राशि पहले साल भी हमने दिया लगभग 5,000 करोड़, दूसरे साल 5,700 करोड़ और इस साल 5,704 करोड़। इसी प्रकार सिंचाई कर था, लंबित था किसानों के ऊपर, 207 करोड़ को माफ किए। तो इसका टोटल अगर लगा लें, केवल किसानों के खातों में पिछले 2.5 साल में 30,611 करोड़ तो डायरेक्ट गए त्रिपाठी जी। उसके बाद जो हमारा बकाया है केंद्र के पास में, लगातार उपेक्षा और केंद्र और छत्तीसगढ़ के हित और अधिकारों के साथ जो भेदभाव मोदी सरकार कर रही है, चाहे वो जीएसटी की क्षतिपूर्ति हो, चाहे कोल की रॉयल्टी हो, चाहे माइनिंग का पैसा हो, लगभग 28,000 करोड़ वो बकाया है। तो टोटल 58,611 करोड़ तो यही हो गया त्रिपाठी जी। फिर ये आरोप किस मुंह से लगाते हैं? वर्मा जी, भाजपा शासित राज्यों से तुलना कर ले या केंद्र की मोदी सरकार से तुलना कर ले जी, तीनों विकास की ये बात करते हैं त्रिपाठी जी। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से 1.4% छत्तीसगढ़ बेहतर है, सेवा के क्षेत्र में हम 8% बेहतर हैं और जो निर्माण का क्षेत्र है उसमें भी हम भाजपा शासित राज्य और केंद्र सरकार से हम बेहतर स्थिति में हैं। जो कर्ज की जो बात है, जब मोदी जी केंद्र में आए थे तो पूरे देश का कुल कर्ज जो था लगभग 53 लाख करोड़ था। 2020 की स्थिति में 104 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। हमने किसानों की कर्ज माफी के लिए लोन लिया है त्रिपाठी जी। और मोदी सरकार जो है 2014 से 18 तक केवल चंद अपने पूंजीपति मित्रों के लिए 5,50,000 से अधिक करोड़ का लोन जो है राइट ऑफ किए बैंकों के लिए। इन्होंने एनपीए को राइट ऑफ करने के लिए बॉन्ड जारी किया और अब तक जो है मोदी सरकार 9 लाख करोड़ से अधिक का लोन चंद उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया गया है इनके निर्देशन में। चलिए वर्मा जी, छत्तीसगढ़ की वर्मा जी, हम आपके पास फिर से आते हैं। स्थिति की बात है त्रिपाठी जी, एक लाइन में मैं खत्म करूंगा, एक लाइन में एक लाइन में खत्म कर दूं जी। जो पिछले बार जो 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हुआ है उसमें आरबीआई जो केंद्र सरकार की अधीन एजेंसी है उसके द्वारा जो लिमिट तय की गई थी उसमें 12,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त शेष था, जबकि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ केवल 2,000 करोड़। तो इसका तात्पर्य ये है कि मध्य प्रदेश की तुलना में त्रिपाठी जी छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था जो है, वित्तीय स्थिति जो है वो 6 गुना बेहतर है। चलिए हम सिंहदेव जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार हम फिर चौधरी साहब के पास चलते हैं। चौधरी साहब, जो हमने आपसे सवाल किया था, तकनीकी कारणों से आपका उत्तर हमारी जनता तक नहीं पहुंच पा रहा था। हम यही जानना चाह रहे हैं कि एक जीडीपी के अनुसार कितना छत्तीसगढ़ सरकार और कर्ज ले सकती है, और जो ये एक गणित है, कहा जाता है अर्थशास्त्रियों के अनुसार ही कि जब किसी भी राज्य में कर्ज का बोझ ज्यादा बढ़ता है या घाटे का जितना बजट पेश किया जाता है, जो अपना पूर्ण बजट पेश करते हैं, तो अगर घाटे का बजट पेश किया जाता है तो ये माना जाता है कि विकास अच्छा हुआ है, जनहितैषी काम वहां ज्यादा हुए हैं, योजनाएं ज्यादा हुई हैं। ये इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है कि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि राजकोषीय घाटा जो है वो कितना % तक होना चाहिए, तो इसमें ये माना जाता है कि 3% से लेके 5-6% तक की जो स्थिति होती है राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का, वो एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। और इस समय ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो राजकोषीय घाटे की जो स्थिति है वो 5% के आसपास जो है जीएसडीपी का है। तो एक तरह से कर्ज के बारे में विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा है, तो मैं इसको जो है सिरे से खारिज करता हूं कि अभी जो वित्तीय स्थिति है वो उतनी बुरी स्थिति नहीं है। और जैसे कि सुरेंद्र वर्मा जी बता रहे थे कि सरकार ने इस 2.5 साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से जो 30,000 करोड़ का जो लोन रिजर्व बैंक से लेने की बात जो की जा रही है, उसमें से मैक्सिमम और जो है कर माफी से लेकर तमाम तरह की जो
योजनाएं हैं उस पर खर्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की जो कर्ज की जो राजनीति है वो अभी तो फिलहाल जो है वित्तीय स्थिति भी ठीक है, और देखिए सेंटर का खुद जो है वित्तीय घाटा है, राजकोषीय घाटा जो है वो ऑलरेडी 6% से ऊपर का है। तो केंद्र से भी यदि हम तुलना करते हैं, इसके अलावा देश के और कई अन्य राज्य है, महाराष्ट्र है, आपका यूपी, बिहार और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कई राज्य हैं जिनसे बेहतर स्थिति में छत्तीसगढ़ की जो वित्तीय स्थिति है। तो अब ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है त्रिपाठी जी। अभी काम जो है हो रहे हैं, खेती किसानी से लेकर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ में सुदृढ़ हुई है, और रोजगार के अवसर से लेके राज्य की जो अर्थव्यवस्था की जो बातें हैं सभी में सरकार ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2.5 साल में सरकार का कामकाज संतोषजनक है। और देखिए अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, उसका मैं हवाला देके आपसे और कुछ बातें साझा करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है अपने कई अन्य राज्यों की तुलना में अभी बेहतर है। पिछले वित्तीय वर्ष में जो है छत्तीसगढ़ को जो आमदनी होनी थी वो उसमें 9% की कमी आई थी कोरोना की वजह से। इस वर्ष वो घाटा जो है भरपाई उसकी हो गई है और 7% का जो है इजाफा हुआ है, मतलब 7% जो आमदनी है वो राज्य सरकार की बढ़ी है। और ये कहा जा रहा है कि केवल ये जो इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में, मतलब अप्रैल, मई और जून में जो राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय किया है वो लगभग 151% से ऊपर चला गया है। इसका मतलब है कि सरकार जो कर्ज ले रही है या सरकार के जो राजस्व आ रहे हैं उसमें खर्चे जो हो रहे हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए या देश के राज्य के विकास के लिए हो रहे हैं। और अभी ये कहा जा रहा है कि 10% के आसपास सरकार की जो खर्च करने की जो आमदनी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि राज्य में वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, और कर्ज की जो सीमा जिसको आप शुरू से पूछ रहे थे कि आदर्श स्थिति से वो बहुत ऊपर नहीं गई है, मतलब आदर्श स्थिति के आसपास ही है, लेकिन भविष्य में सरकार को उसको जो है ध्यान रखना चाहिए और 5% से ऊपर न बढ़े तो अच्छा है। जी, 2 सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, फिर सिंघदेव जी के पास जाएंगे। पहला सवाल तो यही कि अगर आप ये आकलन बता सकते हैं कि अभी कितना और ले सकते हैं, और जो आंकड़े के अनुसार 17 साल में 41,000 करोड़ और 2.5 साल में 30,000 करोड़, ये आम जनता के पास ये जो आंकड़ा है कि 17 साल में इतना और 2.5 साल में इतना, तो हमें लगता है कि पिछली सरकार से ज्यादा ही कर्ज ले रही है। दूसरा 5% जो है उससे ऊपर, बिल्कुल आप उससे ऊपर ना जाए, ये आदर्श स्थिति है। तो अभी कितना और ले सकते हैं ये कर्ज कि 5% से ऊपर न जाए? देखिए इसमें कम से कम 1% तो अभी और ये लोग ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग अब इस पर थोड़ा सा नियंत्रण, इसलिए उस पर नियंत्रण होगा क्योंकि अब जो है कोरोना से स्थितियां सुधरने लगी हैं। देखिए अभी पहली तिमाही में, इस साल की पहली तिमाही में राज्य सरकार को FMCG जो होता है, GST जो होता है, माइंस से जो इनकम होती है, पेट्रोल डीजल से जो राज्य सरकार को आमदनी होती है, और साथ ही साथ जो जमीन की रजिस्ट्री से जो पंजीयन शुल्क होता है उसमें अच्छा खासा इनकम अभी राज्य सरकार को हुआ है पहली तिमाही में। तो मुझे लगता है कि 1-1.5% की जो और गुंजाइश अभी बनी हुई है लोन लेने की, उसकी जरूरत मुझे लगता है नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब कोरोना से भी स्थिति सुधरने लगी है। और देखिए एक बात जो आपने कहा कि केवल 2 साल या 2.5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो उसकी वजहें हैं। सरकार जो है कर्ज माफी से लेकर तमाम तरह के वादे करके जो आई थी, और उन वादों को पूरे करने में, बिजली बिल हाफ करने का चाहे मामला हो या कर्ज माफी का मामला हो, किसानों, तो ये पैसा जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगा है। तो इसलिए हम 17 साल बनाम 2.5 साल की जो तुलना करते हैं वो मुझे लगता है कि वो जायज तुलना नहीं है, क्योंकि पैसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगा है और उसका प्रभाव देखा गया है। कोविड पीरियड में भी छत्तीसगढ़ में रोजगार की जो अवसर हैं वो बढ़े थे, मनरेगा में काम हुआ है, तो हर जगह ये काम दिखता है। तो इसलिए जो है 2.5 साल बनाम 17 साल की तुलना एक तो जायज नहीं है, और 1-1.5% की जो गुंजाइश है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में थोड़ा सा वित्तीय प्रबंधन सरकार करे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब स्थिति बेहतर ढंग से और तेजी के साथ सुधर रही है। जी बिल्कुल। सिंघदेव साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सिंघदेव साहब आ रही है त्रिपाठी साहब जी।
सिंघल साहब, आपने वर्मा जी ने जो कहा आपने सुन ही लिया होगा। हमारे अर्थशास्त्री जो कह रहे हैं, ठीक है, मैंने उनसे सवाल कर लिया है चौधरी साहब से कि 41,000 करोड़ 17 साल में और 2.5 साल में 30,000 करोड़, मगर कहीं न कहीं जो केंद्र की और दूसरे राज्यों की तुलना वर्मा जी ने की है कि आर्थिक स्थिति, और चौधरी साहब भी बता रहे हैं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर है। ऐसी स्थिति में विपक्ष जिस तरह से सवाल उठा रहा, कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ दबता जा रहा है, तो ये कहें, चौधरी साहब भी बोल रहे हैं, वर्मा जी तो बोलेंगे ही, ये इस तरह के सवाल उठाना छत्तीसगढ़ राज्य के हित में नहीं है। त्रिपाठी साहब, एक तो दो जो आंकड़े हैं मेरे पास में जी, वो बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि 2003 तक छत्तीसगढ़ के ऊपर 8,500 करोड़ का कर्ज था जी, और उसके बाद 2018 तक बीजेपी की जो सरकार थी उसने फिर 33,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया और कुल मिलाकर जब 2018 में कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरित की गई तो 41,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ के ऊपर था जी। यदि हम रेशियो ले तो हमने 2,000 करोड़ 2,200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के औसत से कर्ज लिया था पिछले भाजपा के कार्यकाल में जी। और उसके बाद यदि इस 2.5 साल की हम तुलना करें तो लगभग आज की तारीख में 80,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के ऊपर कर्जा है जी। और अभी 18,000 करोड़ रुपए जो प्रस्तावित है, अभी जो ले रही है सरकार, यदि उसको ऐड कर ले और भविष्य में जो लेने की संभावना दिख रही है उसको यदि ऐड कर ले तो छत्तीसगढ़ के ऊपर लगभग 1,15,000 करोड़ का कर्जा 2023 तक होगा। आज हम 10,000 करोड़ रुपए ब्याज पटा रहे हैं, 2023 में हम 20,000 करोड़ रुपए ब्याज पटाएंगे। एक बात ये सरकार और कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता हमेशा एक ही बात की रट लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि हम ये किसानों के लिए कर्जा ले रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूं त्रिपाठी साहब कि ये किसानों के लिए नहीं, किसानों के नाम पर कर्जा ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ के अंदर डुबाने का काम कर रहे हैं। अब मैं 3 उदाहरण दूंगा आपको इनके आर्थिक कुप्रबंधन का। शराब की बिक्री 1.5 गुना बढ़ गई छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन शराब का रेवेन्यू नहीं बढ़ा। ये पैसा कहाँ चला गया, इसका उत्तर नहीं। दूसरा, यदि किसानों की तुलना की जाए कि राजीव गांधी न्याय योजना जिसकी ये बहुत दुहाई देते हैं और उसके नाम पर कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं, किसानों को सामने रखकर बात करते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि यदि 19 लाख किसानों को ये 2,500 के हिसाब से दे रहे हैं तो यदि हम अपने समय से काउंट करें तो 2,100 रुपए हम दे रहे थे, हमसे 400 रुपए अधिक ये दे रहे हैं। कुल मिलाकर यदि उसका रेशियो जोड़ा जाए तो चौधरी साहब को बेहतर पता होगा कि उनको कितना पैसा देना है। अब इस अंतर की राशि को यदि फुलफिल करने के लिए ये लाखों रुपए का, लाखों करोड़ का कर्ज ले रहे हैं तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं इनके कुप्रबंधन की बात करना चाहता हूँ। ये 2,500 रुपए में धान खरीद रहे हैं, 1,100-1,200 रुपए में ये नीलामी करके उस धान को बेच रहे हैं। इनका धान हर साल सड़ जा रहा है, उसका उत्तर इनके पास नहीं है। तो ये आर्थिक कुप्रबंधन में नंबर 1 सरकार है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ये छत्तीसगढ़ को कर्ज का गढ़ बनाना चाहते हैं। 20,000 करोड़ रुपए का जो ब्याज होगा वो भविष्य में कौन देगा, इसका उत्तर सुरेंद्र वर्मा जी को और आर्थिक विशेषज्ञ चौधरी साहब बैठे उनको देना चाहिए कि 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान। दूसरा, इन्होंने जो 3% की लिमिट थी उसको क्रॉस करके निवेदन करके बढ़ा लिया 5%। पहले 3% तक की लिमिट थी, अब 5% कर्ज ले रही है सरकार। इसको कर्ज लेने की इतनी जरूरत पड़ रही, तो ये सरकार को साहब ये तो 3 से 5 लेस कर सकते हैं ना, 3 से 5 आदर्श स्थिति है। नहीं, लेकिन परंपरागत रूप से 3% के फ्रेम में ही कर्ज लिया जाता था अभी तक। इस सरकार ने 5% किया और 5% की दर से कर्ज ले रही है। तो ऐसी कौन सी वित्तीय स्थिति आ गई कि सिर्फ 400 की राशि को पूर्ति करने के लिए इनको इतना बड़ा कर्ज लेना पड़ा? उसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे? इसका उत्तर सुरेंद्र वर्मा जी को देना चाहिए। त्रिपाठी साहब, ऐसा मेरा आग्रह है। जी बिल्कुल, वर्मा जी निश्चित तौर पे बहुत अच्छे आंकड़े दिए सिंघल साहब ने, लेकिन आपने भी बात सही कही है कि हम किसानों को 400 का जो अंतर है, ये जो भी वादे बीजेपी करती रही वो पूरे नहीं किए और आप पूरे कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर, मैं अभी चौधरी साहब से भी उत्तर नहीं मिल पाया है कि अभी कितना और कर्ज ले सकते हैं। आखिर 5% के ऊपर जब आप जाने लगेंगे तब अपने वादे कैसे पूरा करेंगे? जी चौधरी साहब, 1 मिनट वर्मा जी, 1 मिनट। चौधरी साहब, कितना और कर्ज ले सकते हैं? जी त्रिपाठी जी,
देखिए, मैं पहले ही कहा था कि 3% की जो स्थिति होती है वो पहले रही है, लेकिन 5 से 6% तक अभी 1-1.5% के कर्ज जो है और सरकार ले सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने साफ तौर पे कहा था कि पहले जो है स्थिति कोरोना काल की वजह से खराब हो रही थी। अब जो है मुझे लगता है कि स्थिति जो है उतनी नहीं बिगड़ेगी आने वाले समय में। भाई सिंहदेव साहब बता रहे थे कि लाख करोड़ रुपया और 2023 तक लेना पड़े, तो इस तरह के अंदाजन और जो है हम लगा के ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय में भी जो है इस तरह कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ता जाएगा। भाई जब राजस्व आने लगेगा, आमदनी आने लगेगी, आमदनी होने लगेगी, तो अपने आप ये कंट्रोल होगा। और केंद्र की जो सरकार है इनकी, वो तो 6% से ऊपर जो है ये राजकोषीय घाटा है, तो फिर वहां पर फिर बात क्यों नहीं करते? भाई केंद्र सरकार से तो कमी है छत्तीसगढ़ में स्थिति, तो इसलिए हम ये अंदाजा लगाएं या ये अनुमान लगाएं और ये कहें कि छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। केंद्र से हमारे यहाँ और कई राज्यों से हमारे यहाँ जो है घाटे की स्थिति कम है। चौधरी साहब, वर्मा जी। त्रिपाठी जी वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक हैं चौधरी जी, पूरी तरह से उनकी बात में मैं सहमत हूं। जिस प्रकार से अनुराग सिंहदेव जी आरोप लगा रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं अनुराग जी, बड़ा सम्मान करता हूं, वो अपना हिसाब थोड़ा सा ठीक कर ले। त्रिपाठी जी 1753 रुपया MSP था जब कांग्रेस सरकार आई 2018 में, 2500 रुपए हमने दिया, डिफरेंस की राशि 400 रुपए नहीं होती है। ये ठीक कर ले अपना गणित, 767 रुपया प्रति क्विंटल और 15 क्विंटल सरकार खरीद रही है। तो इस प्रकार से गलत बयानी ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, दिखाई जाती है। और ये आपके लोकप्रिय त्रिपाठी जी, आपके लोकप्रिय चैनल में जो अभी मैं सुन रहा था, माननीय रमन सिंह जी जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने 41,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया, किस बात के लिया? घटिया मोबाइल बांटने के लिए, अनुपयोगी स्काईवॉक बनाने के लिए, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाने के लिए, अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बनाने के लिए। आज मोदी सरकार जो है 9 लाख करोड़ से अधिक अपने चंद पूंजीपति मित्रों का लोन राइट ऑफ करने के लिए कर्ज ले रही है। उसके बाद संपत्ति बेच रही है। इस तरह काउंटर न करिए, नहीं तो न आपकी आवाज आ रही वर्मा जी, न सिंहदेव साहब आपकी आवाज आ रही है। जनता तक आप जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वो जनता तक नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए मैं आप दोनों लोगों से अनुरोध है कि अभी थोड़ा समय है, 4-5 मिनट हम अलग दोनों लोगों को मौका देंगे। वर्मा जी थोड़ा संक्षेप से बताएं। हमारा सवाल यहाँ ये है कि निश्चित तौर पे आप अपने वादे पूरे कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके यहाँ भी मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च 60% से ऊपर है, जबकि मानक 50 या 52, चौधरी साहब बता देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट पे खर्च 50-52 होना चाहिए, और आपके यहाँ भी 65 के लगभग है जो मुझे जानकारी है। तो इस्टेब्लिशमेंट में खर्च अगर आप कम करें, कटौती करें, तो हो सकता है वो कर्ज न लेना पड़े उतना। इसी को दृष्टिगत रखते हुए त्रिपाठी जी, आपको भी याद होगा पिछले वित्तीय वर्ष में समीक्षा बैठक में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रत्येक विभाग को 20 से 28% तक स्थापना व्यय में कमी करने की, मितव्ययता करने की बात कही थी, और उसका पालन कठोरता से किया जा रहा है। इस प्रकार से मैंने पहले 28,611 करोड़ का हिसाब दिया था, उसमें जिस प्रकार से लखन चौधरी जी ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बिजली बिल हाफ योजना जो सरकार की है उसको हम ऐड करें तो 1800 करोड़ से ऊपर की होती है। इस प्रकार से सीधे तौर पर सरकार जो है 60,000 करोड़ से अधिक की आर्थिक मदद लोगों तक पहुंचाई है। हमारे फोकस में जनहित है, हमारे फोकस में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला और युवा बेरोजगार है। भारतीय जनता पार्टी की तरह पूंजीवाद हमारा चेहरा नहीं है, इसका हिडन एजेंडा है। इनके सारे योजनाओं के केंद्र में चंद पूंजीपतियों का मुनाफा होता है। त्रिपाठी जी, वर्मा जी आपके जी, सिंहदेव साहब थोड़ा संक्षेप में। नहीं, सिर्फ त्रिपाठी साहब मेरा कहना है कि इसीलिए इन्होंने बिजली बिल की टैरिफ बढ़ा दिया, उद्योगों को राहत दे दी, और जनता के ऊपर इन्होंने बढ़ा दिया कि वो बिल पटाए। अब इसीलिए इन्होंने किया है, क्योंकि इनकी सोच वो नहीं है। दूसरी बात मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 15,000 अब 10,000 इन्होंने कई योजनाएं बंद कर दी। इन्होंने गरीबों के मकान, जो प्रधानमंत्री आवास था उसमें राजस्व देना बंद कर दिया।
इन्होंने कई योजनाओं पर, स्मार्ट कार्ड योजना पर ताले लगा दिए, इन्होंने कई योजनाओं पर बैन कर दिया। इसीलिए बैन किया कि इनके पास पैसे नहीं है। ये किसानों के नाम पर कर्ज लेके पूरी तरह से झूठा है। आयुष्मान योजना का भाजपा माफी मांगना चाहिए, इनको क्षमा मांगना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए कि ये गरीबों को पक्के मकान नहीं दे पा रहे हैं, राजस्व नहीं दे पा रहे हैं। अभी कोविड के इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड नहीं लागू था, उसके कारण लोग 15 साल के कुशासन में गरीबों की संख्या दुगना कैसे बढ़ गई? गरीबी 80,000 लोगों को समाप्त हो गया। समय हमारा समाप्त हो गया। चौधरी साहब, मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में जानना चाह रहा हूं कि अभी छत्तीसगढ़ का स्थापनापन्न व्यय कितना है, और आदर्श जो मैं थोड़ा बहुत आप बेहतर बता सकते हैं 50 या 52% होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में स्थापना व्यय भी देखिए बहुत ज्यादा नहीं है, और अभी पिछले कुछ सालों में, मतलब 2-2.5 सालों में जो नई बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है बढ़ा है। तो राज्य में स्थापना व्यय भी कोई बहुत अधिक नहीं है और आदर्श स्थिति के आसपास ही है। जी, हमें तो मालूम है 65 के करीब है, आदर्श स्थिति 52 के करीब होनी चाहिए। नहीं, ऐसा देखिए, विपक्ष जो है कई बार आंकड़ों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताता है, लेकिन आदर्श स्थिति 52-55 के आसपास ही है, और उसमें बहुत सारी नई भर्तियां अभी हुई हैं। अभी 14,500 जो है अभी शिक्षकों के, इसके पहले कॉलेजों में और सभी सेक्टर में। तो स्थापना व्यय का सवाल जो है छत्तीसगढ़ में हमेशा जो है, भाजपा के कार्यकाल में भी ये ठीक था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा के कार्यकाल में स्थापना व्यय अधिक था। तो स्थापना व्यय जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकाल में भी आदर्श स्थिति में रहा है, और अभी भी स्थिति जो है ठीक है। चलिए भार्गव जी, बहुत संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि मध्य प्रदेश में चर्चा करनी है। देखिए, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ था तो उस समय राजधानी के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना था, राजधानी का विकास भी होना था। लेकिन उन 17 सालों में मात्र 11,000 करोड़ रुपए व्यय होना, कर्ज लेना, और नहीं 41,000 करोड़ नहीं 41,000 तो अब हुआ है। नहीं 41,000 अभी नहीं हुआ, 41,000 लिया, 8,000 41,000 रुपए। अगर सिंहदेव जी की बात माने तो 41 में से 8 माइनस कर देंगे आप, तो 33,000 करोड़, 33,000 रुपए। तो अपने को राजनीतिक दलों को, खासकर सत्ताधारी दल को ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए जिसमें स्थापना व्यय कम हो और योजनागत व्यय ज्यादा हो। तो योजनागत व्यय जब ज्यादा होंगे, योजनागत व्यय में जितना आप अपना पैसा लगाएंगे उससे वापस भी पैसा आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाएं, आय के साधन जुटाएं, सिर्फ जाने के साधन न जुटाएं। राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि ऐसी चुनाव में कोई ऐसे वायदे न करें जिससे कि सिर्फ राज्य कर्ज तले दबता जाए। राज्य की जनता पर टैक्स का भार बढ़ता है, और उस टैक्स के भार बढ़ने से जनता भी नाराज होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब, हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए। वर्मा जी आपका, चौधरी साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बहरहाल राज्य सरकार द्वारा अधिक कर्ज लेने के लिए जानकार सरकार को ही जिम्मेदार मानते रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून में बदलाव कर अपने GSDP का 5% तक कर्ज ले रही है, जो पूर्व में 3% निर्धारित था। और इसके लिए राज्य सरकार कोरोना काल और केंद्र सरकार के सौतेले रवैये को जिम्मेदार मान रही है। कर्ज के इन तमाम बातों के बीच बात अगर राजनीतिक करें तो विपक्ष इस स्थिति के लिए सरकार के वित्तीय प्रबंधन को ही कुप्रबंधन बता रही है। तो सत्ता पक्ष राज्य के बदले केंद्र को नसीहत देने का दलील दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए सरकार का अगला कदम क्या होगा।